Okay, good evening, friends. Welcome you all to CSC Edge and Socratic Debates. So today's agenda is lecture 4. This is part of lecture 4 of Modern History RRP series. Part 1 has already been uploaded. अभी हम लोग 1939 तक पहुंचे हैं. We need to finish until 1947 and aftermath. So जल्दी करेंगे guys, ठीक है. हम देख रहे थे कि वर्ल्ड वॉर 2 स्टार्ट हुआ था सितंबर 1939 में. फिर इस पे सुबह अपोज कर रहे थे कि भाई नहीं सपोर्ट करेंगे, वी शुड स्टार्ट इमीडिएट मास स्ट्रगल. नेहरू जी कह रहे थे कि सपोर्ट अलाइज आफ्टर सम कंडीशंस हैव बीन एग्रीड अपॉन. कौन से कंडीशंस? तो कांग्रेस ने कंडीशन रखे थे कि दो कंडीशन रखे थे. एक पहला कंडीशन था कि इमीडिएट फॉर्मेशन ऑफ सम जेन्युइनली रिस्पॉन्सिबल परमानेंट गवर्नमेंट एट द सेंटर, एंड सेकंड, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली शुड बी फॉर्म्ड आफ्टर द वॉर टू डिटरमाइन पॉलिटिकल ऑफ इंडिया. ये दो कंडीशन कांग्रेस ने रखी थी. ऑब्वियसली नेहरू कांग्रेस में ही थे उस टाइम पे, बट गांधी जी का उल्टा व्यू था. ही वांटेड कि वी शुड सपोर्ट अलाइज. अलाइज में कौन थे? ब्रिटेन, फ्रांस एंड रशिया. तो ये भूमिका थी बेसिकली उस टाइम पे. इंट्रोडक्शन है. अब आगे बताओ क्या क्वेश्चन पूछना है नेक्स्ट इसके बाद में. और एक और कंडीशन रखी थी इन्होंने कि गवर्नमेंट शुड डिक्लेयर इट्स वॉर एम एंड डिक्लेयर दैट हाउ डेमोक्रेसी वुड बी अप्लाइड टू इंडिया. ये बेसिकली सीडब्ल्यूसी का स्पेशल मीटिंग हुआ था वर्धा में 10 सितंबर 1939 को. आगे पीछे कोई नेक्स्ट. इसी को ना अगस्त प्रोपोजल बोलते हैं. जो आपने बताया, कांग्रेस ने जो लिनलिथगो के सामने जो प्रोपोजल रखा था, इसी को अगस्त प्रोपोजल कहते हैं. लेकिन इंटरिम गवर्नमेंट के कॉन्स्टिट्यूशन पे लिनलिथगो ने इसको मतलब रिजेक्ट कर दिया और उन्होंने एक अपना प्रोपोजल दिया. उन्होंने बोला कि एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली युद्ध के बाद, वॉर के बाद एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाया जाएगा और वायसराय की जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है उसमें उसके नंबर ऑफ जो मेंबर्स हैं मतलब उनका इंक्रीज किया जाएगा और एक वार एडवाइजरी काउंसिल बनाया जाएगा. इतना तक तो ठीक था, लेकिन उसने एक प्रोविजन ला दिया कि विदाउट कंसेंट ऑफ द माइनॉरिटी कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी परिवर्तन नहीं किया जाएगा. तो मतलब माइनॉरिटी को उन्होंने बहुत ज्यादा वेटेज उन्होंने दिया. इसी के बात पर मतलब क्या हुआ कि वो थोड़ा सा मतलब प्रोपोजल को एक्सेप्ट नहीं किया गया. और जो इन्होंने प्रोपोजल पेश किया लिनलिथगो ने, उसको बोलते हैं अगस्त डिक्लेरेशन. अच्छा, मेरे पास इसको अगस्त ऑफर टर्म यूज करा है. अगस्त ऑफर. अच्छा, हाँ, मतलब अगस्त 1940 में आया था, इसलिए अगस्त ऑफर बोलते हैं. हाँ, ये 8 अगस्त ऑफर या फिर अगस्त, हाँ वही उन्होंने ये ऑफर दिया था उन्होंने कांग्रेस को. हाँ, ये सर, ये डेवलपमेंट 19 अगस्त 1940 का है. हाँ सर, समराइज कर दीजिए. हम एक बार समराइज करता हूँ. तो देखो, वर्ल्ड वॉर 2 का स्टार्ट हुआ, उसमें अपन ने डिफरेंट व्यू पॉइंट देखे. देन कांग्रेस ने डिक्लेयर करने बोला कि वॉर एम डिक्लेयर करो. फिर लिनलिथगो एक स्टेटमेंट देता है, जो अभी सर बता रहे थे ना, वो एक लिनलिथगो स्टेटमेंट है 1939 के एज में ही. वो कहते हैं कि हमारा वॉर एम है टू रेजिस्ट एग्रेशन. एंड उन्होंने एक कंसल्टेटिव कमिटी बनाई थी. किस लिए? तो एडवाइस करने के लिए. मतलब ये बेसिकली ये था ना कि सभी लोगों को इकट्ठा लाने की कोशिश कर रहे थे, माइनॉरिटीज, मुस्लिम्स एंड प्रिंसेस. तो इसका यूज करेंगे अगेंस्ट आईएनसी. ठीक है. तो फिर हिडन एजेंडा इनका यही था यार कि ऐसा कंसल्टेशन करके 1935 एक्ट को अमेंड करो एंड खुद की पावर बढ़ा दो. ठीक है, यही था लिनलिथगो स्टेटमेंट में. एंड फिर इसको कांग्रेस रिस्पॉन्ड करेगा, कुछ तो बोलेगा कि भाई बहुत ही गलत बात है अगर, है ना. और इस टाइम पे कांग्रेस रिजाइन करता है 23 अक्टूबर 1939. सीडब्ल्यूसी के ने कह दिया था कि कांग्रेस शुड रिजाइन एंड 28 मंथ्स का रूल खत्म होता है यहाँ पे. ठीक है. कब बना था इलेक्शन, कब जीते थे वो लोग एंड कब बने थे? 1937 में इलेक्शन हुए थे प्रोविंशियल वाले, तो उसके बेसिस पे ये लोग उन्होंने गवर्नमेंट बनाई थी. तो 28 1937 टू 39 तो अप्रोक्स 28 मंथ हो जाते हैं. हाँ, और वैसे भी 17 अक्टूबर 1939 पे वो.
राइट सर। बोलिए सर। और इन इन बिटवीन क्या होता है, वो मुस्लिम लीग भी अपना गेम प्ले कर रही है 1940। अब हम अगस्त तोफर की बात करें, अगस्त 1940 की। अगस्त 1940 से पहले कुछ मंथ पहले, शायद मार्च अप्रैल में, मुस्लिम लीग डायरेक्ट कुछ मतलब अपनी पाकिस्तान के लिए डिमांड रेज कर देती है। नहीं नहीं, दो चीजें रिजोल्यूशन है यहाँ लाहौर का, पे मुस्लिम लीग मुस्लिम का। लीग मार्च 19, करेक्ट, हाँ मार्च 1940 में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का लाहौर में पाकिस्तान रिजोल्यूशन अडॉप्ट होता है, एंड दैट इज कॉल्ड एज पाकिस्तान डे या फिर पाक डे। 23 मार्च 1943 को है बाद में। पाकिस्तान रिजोल्यूशन है 1940 में एंड पाकिस्तान डे है 1943। एंड डायरेक्ट एक्शन डे कौन सा वाला है, वही है क्या? नहीं, confirm करो। डायरेक्ट एक्शन डे 1946 आएगा 1946 के इलेक्शन से जस्ट पहले। Yeah, I think 16 October 19 no नहीं, डायरेक्ट एक्शन डे ये तब आया था जब कैबिनेट मिशन ने जिन्ना के प्रपोजल को नहीं माना था। पाकिस्तान का मांग को उन्होंने वापस कर दिया था कि मतलब कि नहीं, धर्म के आधार पर हम पाकिस्तान का डिमांड। तो फिर कैबिनेट तो तब जाकर के उन्होंने 16 अगस्त 1946 को डायरेक्ट एक्शन डे मनाया था। पूरे कत्लेआम उन्होंने बांग्लादेश में, उन्होंने नोआ खाली एक जगह है वहां पर पूरा और पूरे ऑल ओवर पूरा नॉर्थ इंडिया में कत्लेआम उसने करवाया था उसने। it was सर अभी right, सर 16 वो August सीक्वेंस में चलते हैं, क्योंकि यहाँ के सीक्वेंस याद नहीं रहते हैं। अगस्त तोफर जैसे हमने डिस्कस किया, इसके बाद अगस्त तोफर के बाद मतलब क्योंकि कांग्रेस को एक्सेप्ट नहीं था तो उन्होंने इंडिविजुअल सत्याग्रह चालू किया था। फिर इंडिविजुअल सत्याग्रह मतलब गांधी जी ने खोल दिया था कि जो सक्षम लोग हैं वो इंडिविजुअल सत्याग्रह कर सकते हैं, और उसमें सबसे पहले थे, कौन थे सबसे पहले जिन्होंने इंडिविजुअल सत्याग्रह विनोबा किया भावे था? सबसे पहले विनोबा भावे थे और दूसरे जवाहरलाल नेहरू थे। राइट तीसरे सर। तीसरे तीसरा का भाई नहीं पता। तीसरे कौन थे? तीसरे I थे have read that ब्रह्मदत्त। right now okay yeah Brahmadatt ब्रह्मदत्त। okay अरे संजय दत्त है ना, संजय दत्त, वैसे ब्रह्मदत्त। ठीक अच्छा, है, डिमांड तो ये फॉर था इंडिया सत्याग्रह, डिमांड अक्टूबर 1940 में हुआ था। अच्छा, डिमांड फॉर पाकिस्तान का प्रोपोजल हाँ ना सर बोलिए। खली कुजम्मा थे, उन्होंने ही इसका तैयार किया था। और पाकिस्तान के लिए एक, मुस्लिम के लिए एक अलग सेपरेट स्टेट का ये थाउट आया था सबसे, मतलब इस चीज को सबसे ज्यादा मतलब कि ये थाउट सबसे पहले आया था थाउट दिया था मोहम्मद इकबाल ने। मोहम्मद इकबाल का एक स्टेटमेंट भी है, कौन सा स्टेटमेंट है? सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। राइट सर। हाँ, तो फिर वो इन्हीं के दिमाग में ये ख्याल आया था, ठीक है। और पाकिस्तान मुस्लिम की पृथक, हाँ ठीक है। अच्छा एक क्वेश्चन पूछूं और मैं? फिर हाँ पूछिए। पहली बार डोमिनियन स्टेटस कब आया था? ये सर अगस्त तोफर में ही हमें प्रपोज किया गया अगस्त था ऑफर, डोमिनियन स्टेटस। that was explicitly offered ओके, first फर्स्ट टाइम time आया था, ठीक है। रिजेक्ट कर दिया। ओके ओके, रिजेक्ट किसने किया था? आईएनसी ने करा होगा ऑब्वियसली, बट नेहरू ने कुछ कहा है मुस्लिम लीग इस ने पे? करा था। क्या बोला है नेहरू ने? हाँ, कंसेप्ट इज डेड एज डोरनेल। नहीं, हाँ नेहरू जी ने बोला था कि डेड एज डोरनेल, ठीक है। अच्छा एक और चीज, पहली बार कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली सेटअप करेंगे, ऐसा कब बोला गया था? August एमएन रॉय of 1935 आईएनसी ने बोला था। August of 1940s में किया है, जो अगस्त तोफर में ही सर। हाँ अच्छा, तो देखो दो चीजें हैं। एक तो अगस्त ऑफर 1940 में उन्होंने बोला कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाएंगे आफ्टर द वॉर इज ओवर, और वहां पर टर्म यूज करा था मेनली बाय द इंडियंस, ठीक है, मेनली बाय इंडियंस। तो फिर सोरली बाय इंडियंस कब करा था? पहली क्रिप्स बार मिशन आया था Next, 1942 में, उसमें उन्होंने सोलली बोल दिया था कि प्रोविंशियल जो ब्रिटिश प्रोविंसेस और जो प्रिंसली स्टेट्स हैं सब मिलके मतलब एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे। ठीक है, तो was याद a रख लो, Cripps मतलब mission. अगस्त ऑफर 1940 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मेनली बाय इंडियंस एंड 42 में सोलली बाय इंडियंस बोला गया था। चलो ठीक है, 40 और 41 में और कुछ है क्या? अच्छा जस्ट बाय द वे एक रिमाइंडर है गाइस,
ये जो चैप्टर जो अभी कर रहे हैं हम, इसमें से ऑलमोस्ट 32 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हुए हैं। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर अमंग ऑल द स्पेक्ट्रम जो भी है ना। अच्छे से करो इसको, थोड़ा सा डीपली करो। इस बार बताओ तो मैंने डेट 1940 भी और पूछी थी 41 में कुछ है क्या? हाँ, डेट्स भी करने होंगे इसमें यार, आई थिंक करने होंगे अगस्त ऑफ लास्ट 10 अगस्त ईयर्स में। 1940 में वारली रिवॉल्ट हुआ था। वारली सॉरी क्विट इंडिया मूवमेंट और क्रिप्स मिशन का कुछ पूछा था ना इस बार के प्री में। अगस्त हाँ 19 बता दीजिए आप वारली रिवॉल्ट के बारे में। ये उस समय महाराष्ट्र में हुआ था। वो क्या मतलब मनी लेंडर्स और लैंडलॉर्ड्स के एक्सप्लॉइटेशन के लिए मतलब जारी करके एक विलेज था वहां पे। इन लोगों ने जो पीजेंट्स थे उन्होंने रिवोल्ट किया था। आदिवासी लोग थे बेसिकली। क्रिप्स मिशन के और क्या प्रोविजन थे? एक तो ये हो गया कि कंस्टिट्यूएंट असेंबली बनेगी सोलली ऑफ इंडियंस, एंड व्हाट आर अदर प्रोविजंस? डोमिनियन स्टेटस फिर से ऑफर किया था उसमें भी। पाकिस्तान की डिमांड को रिजेक्ट किया था। देखो भाई, क्रिप्स प्रपोजल बोल रहे हैं। मार्च 1942 में क्या हुआ था कि जापान ने रंगून पर अटैक करके उसने अपने कब्जे में उसने ले लिया था। तो अमेरिका का दबाव था उस पर। अमेरिका ने प्रेशर डाला ब्रिटिश सरकार के ऊपर कि कहीं वो भारत पे भी कब्जा न कर ले। इसलिए अमेरिका के प्रेशर में आकर के ब्रिटिश सरकार ने एक क्रिप्स मिशन एक उसने भेजा। स्टैनफोर्ड क्रिप्स के साथ उन्होंने एक मंत्रिमंडल भेजा वहां पे। तो उसने एक प्रपोजल दिया पूरे इंडियन को। उसने एक बोला कि युद्ध के बाद एक उन्होंने डोमिनियन स्टेटस इंडियन लोगों को दिया जाएगा। और फिर युद्ध के जैसे युद्ध खत्म होगा उसके तुरंत बाद एक कंस्टिट्यूएंट असेंबली बनाया जाएगा जिसमें कि जितने प्रिंसली स्टेट हैं, जिसमें कि ब्रिटिश प्रोविंशियल स्टेट, प्रिंसली स्टेट के मेंबर उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। और हाँ, लेकिन यहाँ पर उसने एक प्रोविजन उसने ये दे दिया था कि कोई अगर कोई प्रिंसली स्टेट अगर इसको मानने और ना मतलब ये जो कंस्टिट्यूएंट असेंबली को मानने ना मानने के लिए वो स्वतंत्र होगा। तो मतलब ऐसे में तो देश टूट जाता ना। तो बस यही एक प्रोविजन उसने दे दिया था। और साथ में मतलब उसने ये बोला था कि जब तक कंस्टिट्यूएंट असेंबली नहीं बनेगा तब तक भारत का डिफेंस जो है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंदर होगा। तो इस पर क्रिप्स प्रपोजल पे ये कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग दोनों का रिएक्शन क्या रहा। तो क्योंकि इसमें तो इसको गांधी जी इसको बोले कि ये पोस्ट डेटेड चेक है। और फिर पोस्ट डेटेड चेक है मतलब कि इस पे मतलब ठीक है ये कब खत्म होगा कब बनेगा इस पर बस एक एश्योरेंस दिया जा रहा है, लेकिन कुछ क्लियर कट इसमें नहीं बोला जा रहा है। और उसी के पर जवाहरलाल नेहरू क्या किए उसमें से एक लाइन थोड़ा सा और जोड़ दिए कि मतलब कि जो बैंक खुद दिवालिया हो रहा है उसका पोस्ट डेटेड चेक हमको मिल रहा है। और जिन्ना का रिजेक्ट करने का रीजन ये था क्योंकि इसमें सेपरेट इलेक्टोरेट को जो कंस्टिट्यूएंट असेंबली जो बनने वाला था उसमें सेपरेट इलेक्टोरेट का कोई प्रोविजन नहीं था। और दूसरा रीजन उसका ये था कि उसका डिमांड फॉर पाकिस्तान जो था उसको मतलब कि एक्सेप्ट नहीं किया गया था। तो जिन्ना का 2 रीजन था और गांधी और नेहरू का ये था कि भाई कोई फिक्स एश्योरेंस हमको नहीं मिल रहा है, बस एक सिंपली बस ठीक है उसके बाद हम दे देंगे उसके बाद कर देंगे इस टाइप वाला सिचुएशन। वो सर 1940 में सर जो अगस्त ऑफ आया था उसमें क्लियरली था कि माइनॉरिटीज के कंसेंट के बिना कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन नहीं एक्सेप्ट किया जाएगा। तो वो प्रोविजन थोड़ा सा डाइल्यूट कर दिया था इसमें। तो इसलिए मतलब जिन्ना को एक्सेप्ट नहीं था ये।
नहीं तो वो तो ऐसे भी अगस्त ऑफर को तो वैसे भी एक्सेप्ट नहीं किया गया, क्योंकि वो अल्पसंख्यक को वो ज्यादा वेटेज दे रहे थे कि ऐसे में तो हाँ वही है कि मतलब अल्पसंख्यक को बिना विश्वास में लिए कोई उसमें कॉन्स्टिट्यूशन में कोई चेंज नहीं किया जाएगा। राइट सर। ठीक है, अब क्रिप्स प्रपोजल के रिगार्डिंग किसी को कुछ पूछना है तो फिर से हम समराइज कर दे रहे हैं। क्रिप्स प्रपोजल में जो हमको इंडिया को जो दिया जा रहा था वो डोमिनियन स्टेटस दिया जा रहा था, और डिफेंस का रिस्पॉन्सिबिलिटी ब्रिटिश गवर्नमेंट वो अपने पास रख रही थी। कंस्टिट्यूएंट असेंबली का जो उन्होंने प्रॉमिस किया कि कंस्टिट्यूएंट असेंबली बनाई जाएगी, उसमें प्रोविंशियली स्टेट और प्रिंसली और प्रोविंशियल स्टेट दोनों के मेंबर उसमें से शामिल होंगे, जिसमें से कुछ को स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा चुना जाएगा और कुछ लोगों को डायरेक्ट मनोनीत किया जाएगा, मतलब नॉमिनेट किया जाएगा। ओके, और फिर क्या और था लास्ट इसमें? प्रोविजन सर उसका वो कि हाँ प्रोविंसेस को मतलब अगर प्रोविंस को कॉन्स्टिट्यूशन पसंद नहीं आता तो वो अपना सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन बना के अलग हो सकते हैं। तो इसमें क्या था, प्रोविंस को बहुत इसको ऑटोनॉमी दे दिया गया कि तुम्हारा मन है तो रहो, नहीं मन है तो नहीं रहो, और तुमको इसीलिए सर इसे संविधान का हाँ कॉन्स्टिट्यूशन इसीलिए सर इसे कॉन्स्टिट्यूशन के बाद जो रूल उसका होगा, उसका रूल अगर तुम्हें पसंद आ रहा है तो तुम मानना, नहीं पसंद आ रहा है तो नहीं मानना, सिंपल सा बात है। तो ऐसे में क्या होता है, इंडिया बहुत सारा पार्ट में टूट जाता, तो इसलिए कांग्रेस इसको एक्सेप्ट नहीं की। और कांग्रेस इस वजह से भी एक्सेप्ट नहीं की क्योंकि कोई एक कंक्रीट मतलब कि एश्योरेंस नहीं मिल पा रहा था, क्योंकि वो गांधी जी ये 1900 जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पे भी ये देख चुके थे। उनको एक्सेप्ट था कि भाई अंग्रेज का हम सपोर्ट करेंगे तो बाद में फिर हमको वो इंडिया को मतलब वो कुछ फ्रीडम देंगे, इंडिया को अपना इस तरह से करेंगे। लेकिन हुआ क्या, बदले में हमको क्या मिला था? बदले में हमको मिला था वो रॉलेट एक्ट मिला था। तो इसलिए वो कुछ एक मतलब वो जो भी चाह रहे थे वो बिल्कुल कंक्रीट रूप में चाह रहे थे कि हाँ मतलब क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा। और जिन्ना का क्या था, जिन्ना का दो इशू था, एक सेपरेट इलेक्टोरेट का इशू था और दूसरा डिमांड फॉर पाकिस्तान का था। दोनों में से किसी भी चीज को एक्सेप्ट नहीं किया गया था, इसलिए जिन्ना क्या किया, जिन्ना इसका विरोध कर दिया। फिर इसके बाद क्या हुआ था, फिर क्या हुआ कि जापान इंडिया के ऊपर, जापान उसने म्यांमार, अरे जापान जो है वर्मा पे अटैक कर रहा था। तो इसकी वजह से फिर क्या होता है, इंडिया में इन्फ्लेशन काफी ज्यादा बढ़ रहा था। तो इंडिया के जो पब्लिक थे वो काफी एग्रेसिव होने लग गई थी। गांधी सर इसके बाद मतलब क्योंकि दोनों एक्सेप्ट नहीं होते कांग्रेस को, लोगों की मतलब नेशनलिस्ट लोगों की मतलब पूरी मतलब खत्म हो जाती है, तो वो क्विट इंडिया मूवमेंट चालू कर देते हैं। तो उसके बारे में तो फिर हुआ क्या कि जब वर्मा पे अटैक करके वो जापान वहां तक आ चुका था, तो गांधी को लगा कि जापान जो है इंग्लैंड के एंटी है। वो अपोजिट गुट में था ना, तो लगा कि इंग्लैंड चूंकि इंडिया में है इसलिए जापान हर हाल में इंडिया पे अटैक कर देगा। गांधी जी को ये बात का पूरा विश्वास हो गया था। तो फिर क्या हुआ, तो फिर गांधी जी सोचे थे कि नहीं, कि अंग्रेज को यहाँ से किसी हर हाल में यहाँ से भगाना होगा। इसलिए इस मुद्दे पर उन्होंने एक प्रोपोजल उन्होंने रखा कि मतलब कांग्रेस में कि मतलब कि बहुत जल्दी देश में इमीडिएटली एक बहुत बड़ा आंदोलन का शुरुआत करने का जरूरत है। और उन्होंने साथ में सीधे मतलब उन्होंने धमकी भरे में बोला था कि कांग्रेस अगर मेरा प्रोपोजल एक्सेप्ट नहीं करती है, प्रोपोजल मतलब कि कोई इमीडिएट मतलब कि मूवमेंट स्टार्ट किया जाए, अगर ये प्रोपोजल नहीं एक्सेप्ट करेगी तो हम क्या करेंगे कि हम कि देश में जो बालू है, बालू से ही क्या करेंगे कि कांग्रेस से भी बड़ा एक बहुत बड़ा आंदोलन स्टार्ट कर देंगे वो। अब अंग्रेजी में इसको क्या बोलते हैं पता नहीं। तो गांधी जी के इसी प्रपोजल के लिए एक विशेष अधिवेशन बुलाया गया था जुलाई 1942 में, वर्धा में बुलाया गया था। वर्धा महाराष्ट्र में है ना? जी हाँ जी सर, वो गांधी जी का घर था उस टाइम पे, अच्छा वर्धा आश्रम। हाँ, गांधी जी साबरमती में तो उन्होंने पहले उसी टाइम बोल दी कि जब तक भारत आजाद नहीं होगा तो साबरमती नहीं आएंगे वो। राइट सर। हाँ, तो उसी टाइम पे फिर वर्धा में हुआ था। वर्धा में क्विट इंडिया मूवमेंट को, प्रपोजल को एक्सेप्ट किया गया और इसी को
इसी को मतलब भारत मतलब क्या क्विट इंडिया प्रोपोजल को ही बोलते हैं, अगस्त प्रोपोजल बोलते हैं। तो कंफ्यूज नहीं होना है, एक अगस्त प्रोपोजल है, एक अगस्त ऑफर है। जो लिथगो दिया था वो अगस्त ऑफर था, क्योंकि उसने हमें ऑफर किया था कि हम ये चीज देंगे, हमारा सपोर्ट करो। और ये प्रोपोजल था, प्रोपोजल क्या था कि इंडिया क्विट इंडिया मूवमेंट का प्रोपोजल था। तो ये अगस्त प्रोपोजल हमारा है। तो इसी टाइम पे नेहरू जी, There is हेलो, also one August declaration. हाँ, अगस्त Yeah, there is डिक्लेरेशन, also August declaration, so we shouldn't confuse. Oh, सर किसी हाँ को ऐसा नहीं लग रहा कि हम बहुत ज्यादा डीप में जा रहे हैं अननेसेसरली? नहीं देखो, अगस्त डिक्लेरेशन, अरे साला ये अगस्त देखो अगस्त प्रोपोजल है, 1942 वाला है, अगस्त प्रोपोजल है, ठीक। और जो अगस्त डिक्लेरेशन है ये 1940 में आया था। वो डिक्लेरेशन कांग्रेस में हुआ था। उसी के आधार पर उसने फिर उसी के रिएक्शन में लिथगो ने एक ऑफर दिया था कांग्रेस को। तो वो कहलाया अगस्त ऑफर कहलाया वो। हेलो, हाँ सर, क्लियर हो सुन हाँ रहे गया? ठीक है, क्लियर से बताते रहे आप। हाँ, फिर से एक बार इसको रिपीट कर दे रहे हैं। हैं। अरे देखो, नहीं, ठीक है कांग्रेस, ठीक है, आगे चलो, अभी बहुत हो गया। अच्छा चलिए ठीक है, हाँ ठीक है। फिर 1942 में फिर ये हुआ, फिर अगस्त प्रपोजल हुआ, ये हुआ, ठीक है। तो उस टाइम पे जवाहरलाल, जब हम क्विट इंडिया मूवमेंट जब स्टार्ट होने वाला था, तो जवाहरलाल नेहरू उसने बोले थे कि मतलब कि डबल एज स्वॉर्ड से हम खेलने जा रहे हैं हम। तो इसका उल्टा चोट हमारे ऊपर भी लग सकता है मतलब। फिर 7 अगस्त को मौलाना यार एक चीज बताओ गाइस, हम क्वेश्चन आंसर कर रहे थे ना, मोनोलॉग क्यों हो रहा है फिर? हेलो, हाँ सर, क्वेश्चन टाइप पूछिए। हाँ क्वेश्चन आंसर कर लो ठीक ना, है, मतलब ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे, एलेबोरेट नहीं करना है, कहानी तो सबको पता है ना, आई गेस सभी पढ़ के आएंगे होपफुली। ज्यादा डीप में नहीं जाते हैं, बस क्वेश्चन आंसर टू द पॉइंट जो फैक्चुअल होता है ना वैसे ही करते हैं। हाँ। तो इसमें गोविंद सर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी हाँ काफी ज्यादा हाँ। है, तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट कीजिए जिनके पास है। Who was the second person to offer the satyagraha during the individual satyagraha movement? जवाहरलाल ये तो नेहरू। जवाहरलाल नेहरू थे, Jawaharlal Nehru. जवाहरलाल नेहरू। Sure. पहले विनोबा भावे, सेकंड जवाहरलाल, और थर्ड में वो बताए थे वो सर ब्रह्मदत्त। Brahmadatta. Okay. Thank you. एक चीज, फर्स्ट एक वाला स्टेटमेंट है, पूछा है ट्रू है कि फॉल्स है यूपीएससी ने। बताना। 2-3 वुमेन का द नाम बताइए एम जो ऑफ कि इंडिया सत्याग्रह वॉज टू ऑब्टेन कंप्लीट इंडिपेंडेंस, ट्रू और फॉल्स? फॉल्स। क्यों? False. सर उसका क्योंकि एम ऐसा कंप्लीट, था कि लिस्ट का मतलब अभी मतलब नेशनल कुछ, क्योंकि ब्रिटेन कुछ सही से प्रोवाइड नहीं कर रहा था अपने वर्कर्स में, तो नेशनलिस्ट का कि मतलब अभी क्या बोलेंगे कि अभी एक्टिव है वो, मतलब ये दिखाने के लिए कि वी आर एक्टिव। ठीक है, ये एक पर्पस था, एंड इसके अलावा एक और पर्पस था कि ड्यूरिंग द वॉर पीरियड ना एक फ्रीडम ऑफ स्पीच सप्रेस हो रहा था बहुत ज्यादा, तो मेन पर्पस था इनका डिमांडिंग फॉर फ्रीडम ऑफ स्पीच ड्यूरिंग वॉर पीरियड। ठीक है, इसको दिल्ली चलो मूवमेंट भी बोलते हैं। Okay. हाँ। ये 2-3 वुमेन्स का नाम बताइए जो क्विट इंडिया मूवमेंट में पार्टिसिपेट की थी। अरुणा आसफ अली, आसफ अली, उषा मेहता, Usha कमला Mehta, देवी, Sucheta और कमला Kadavani. देवी सुचिता चट्टोपाध्याय। चटर्जी, अरे सुचिता सुचिता रुको रुको कृपलानी। रुको, अरे रुको जरा, एक बार उनका ये भी बताओ ना, कंट्रीब्यूशन क्या है, मतलब सिर्फ नाम लेने से क्या होगा, क्या किया ये भी बताओ ना। उषा मेहता ने सीक्रेट रेडियो चलाया था आई थिंक। इसमें अंडरग्राउंड 3 रेडियो, लोग इस थे। पे क्वेश्चन आया है। इसमें इसमें जो अंडरग्राउंड जो कांग्रेस रेडियो का जो हुआ था, इसमें 3 लोग थे। एक उषा मेहता थे, एक राम मनोहर लोहिया थे, और एक VM खाकर थे। जो अरुणा अशरफ अली थी, इन्होंने गोलीवाला टैंक में इंडिया का झंडा लहराया था उस समय। ठीक है, एक और
उषा मेहता हो गया, अरुणा सपद हो गई, और कोई है क्या वुमन में? सुचेता कृपलानी। प्लानी क्या था, या कि उन्होंने क्या किया? एक्स चीफ मिनिस्टर भी रह चुकी हैं उत्तर प्रदेश वो की। चुप वो फर्स्ट चीफ गिरफ्तारी मिनिस्टर से और गवर्नर सुचेता कृपलानी। एनी अदर वुमन लीडर? ये पहली वुमेन थी जिन्होंने मतलब किसी भी इंडियन स्टेट में कोई पोजीशन होल्ड की थी। हाँ, आई थिंक सुचेता सरोजनी नायडू नहीं थी क्या गवर्नर और सर? सीएम। आई हाँ, थिंक सरोजनी गवर्नर और नायडू सीएम। गवर्नर थी। नहीं, सरोजिनी नायडू प्रेसिडेंट थी, फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस। ये चीफ मिनिस्टर थी उत्तर प्रदेश की, मतलब जैसा प्रॉपर चीफ मिनिस्टर से योगी आदित्यनाथ है। ड्यूरिंग ड्यूरिंग अरे मतलब उस क्विट इंडिया टाइम पे ना मूवमेंट सरोजनी नायडू, उस टाइम पर सरोजनी नायडू और गांधी जी को तो उस पर अरेस्ट कर लिया गया था, तो इसलिए उनका कंट्रीब्यूशन नहीं हो पाया था। ये बताइए क्विट इंडिया का स्लोगन किसने दिया था? गांधी जी। गांधी जी। मेहरानी करके है ना कोई, आई थिंक हाँ, यूसुफ 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 मेहरानवी। मेहराली। वो बॉम्बे का वो था ना, नहीं, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। हसरत मोहानी तो नहीं है सर? नहीं नहीं, यूसुफ मेहराली। ओके। गांधी जी gave do or die. What about parallel governments during Quit India Movement? सती सरकार है ये बलिया में बनी थी, सतारा में बनी थी, और वन मोर थिंग, वन मोर लोकेशन। वेस्ट बंगाल। बलिया में Tumluk चित्तू पांडे, in Bengal. बलिया में चित्तू पांडे के नेतृत्व में, चित्तू पांडे के लीडरशिप में बना था, और सबसे लंबे टाइम तक ये सतारा में बना था। वहां के लीडर थे, एक चौहान करके कोई थे और एक नाना पाटिल थे। YB अबाउट Chavan 2 and ईयर के Nana लिए Patil. सर। कहाँ बनी थी? बलिया में और बलिया, सतारा, तामलुक, तालचेर। ओके। तामलुक और तालचेर ये कहाँ है? तामलुक है तामलुक वेस्ट in बंगाल में, Bengal. नियर मिदनापुर, जहाँ पे लीडर थे सतीश सामंत और विद्युत वाहिनी ऐसा कुछ था। और तालचेर है उड़ीसा में, जहाँ के लीडर थे लक्ष्मण नायक। Did the Muslims ट्रू और फॉल्स participate बताना है in Quit India movement? सर। मुस्लिम्स पार्टिसिपेटेड बट मुस्लिम लीग वाज अपोज्ड टू इट। Okay. ट्रू और फॉल्स बताना है। हिंदू महासभा सपोर्टेड द क्विट इंडिया मूवमेंट। फॉल्स। फॉल्स। सीपीआई, False. हिंदू महासभा, मुस्लिम लीग, तीनों ने बाइकआउट किया था। Why? अपने अपने रीजन थे। हिंदू महासभा का अलग था, मुस्लिम लीग का तो पता ही है। सीपीआई तो इसको मतलब कैपिटलिस्ट टाइप का देख रही थी। कम्युनिस्ट का शायद ये था लेकिन क्योंकि मजदूर, रशिया वाज लेकिन इन वॉर फ्रॉम ब्रिटेन साइड, तो दैट्स व्हाई दे आर अगेंस्ट क्विट इंडिया मूवमेंट। हाँ, सही बोला सही बोला। लेकिन मजदूर का सपोर्ट मिला था। वो मुंबई में, जमशेदपुर में, अहमदाबाद में, यहाँ पे विशाल हड़ताल भी उन्होंने किया था, बहुत बड़ा स्ट्राइक। राइट सर। तो आगे बढ़ा जाए ये वेबल्स प्लान और इन सब पे। Yeah. What was CR formula? उन्होंने कहा था कि मुस्लिम मेजोरिटी एरिया में प्लेबिसाइट कराया जाएगा
और जब तक प्लेबिसाइड नहीं होता तब तक मुस्लिम लीग को सपोर्ट करना चाहिए इंडिपेंडेंस का कॉज। और इसका एक जो मेन प्रपोजल है, इन केस प्लेबिसाइड के थ्रू कि मतलब अगर डिवाइड भी होना है तो भी ये था कि सेंटर हम एक ही रखेंगे जिसमें डिफेंस, कम्युनिकेशन और फॉरेन रिलेशन एक ही सेंटर मैनेज करेगा फॉर बोथ नेशन। एक इवेंट और है इन बिटवीन, सीआर फॉर्मूला इज 1944। इससे पहले जो मतलब एक याद रखने वाला इवेंट है वो बंगाल फेमाइन है। बंगाल फेमाइन मतलब अबाउट 30 लाख लोग मतलब अबाउट खत्म हो गए थे ड्यू टू वार टाइम रिप्रेशन। और मतलब फेमाइन है तो मतलब बारिश वारिश और खाना वाना भी मतलब इधर उधर वो लोगों के लिए लेके गया था। किस टाइम में, टाइमिंग क्या है? सर 1943 लिखा है इसमें। और वही है। काफी बिलोट लगता है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर का इम्पैक्ट मतलब इंडिया पे ये सबसे हैवी था। अबाउट 30 लाख पर 30 लाख लोग खत्म हो गए थे। सीआर देसाई फॉर्मूला के बाद देसाई पैक्ट में क्या था? पैक्ट आया था। व्हाट इज दैट? A 20% seat were reserved for minority and equal number of representatives from Muslim League and Congress. वो डेडलॉक क्रिएट हुआ था ना सीआर फॉर्मूला से, उसको एंड करने के लिए ये देसाई लियाकत पैक्ट साइन किया था। Pulabai राइट Desai सर। and Liaquat Ali Khan. We'll ask one question regarding this CR formula. Okay. इससे नेक्स्ट वेबल प्लान है मतलब जो गवर्नमेंट का प्रपोजल आया था, मतलब क्रिप्स मिशन के बाद। क्रिप्स मिशन 1942 में आया था, वेबल्स प्लान 1945 में आया था, मतलब आफ्टर 3 ईयर। और वार वार से लगभग एंड हो गया था इंग्लैंड के लिए। इसमें शायद मुस्लिम लीग ने एक्सक्लूसिव राइट मांगा था ना मुस्लिम्स को नॉमिनेट करने का कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, जिसको कांग्रेस ने अपोज किया था। Yeah, but Praveen sir was asking one question about CR formula. हाँ सर पूछिए। CR formula was supported by Gandhi ji. It was opposed by both Savarkar and Jinnah. These are two True. statements. राइट First सर। statement. Okay. Was there any question, previous year question on this? Like they had asked? किन्हीं के पास घटना चक्र का किताब नहीं है? घटना चक्र में एकदम टॉपिक वाइज दिया हुआ है, मेरे पास तो है ही नहीं, कल ले आएंगे। घटना चक्र मुझे जरा तो सर सिर्फ हिंदी में आती है क्या? नहीं, अब तो Well, इंग्लिश अब में भी आने लगा है। अब तो इंग्लिश में भी आने लगा है। अगर वो ऑनलाइन मिलती है सर, मैंने बहुत खोजने की कोशिश की। अगर हो तो आपको मतलब पता हो तो अगर लिंक भेज सकें तो भेज दीजिएगा प्लीज। अमेजोन में मिलता है, अमेजोन, फ्लिपकार्ट और उधर सर्च करो। मैंने एक्चुअली ढूंढने की कोशिश की थी बट मिल नहीं रही थी। हो सकता है उस समय ना मिल रही हो, मैं फिर से देखता हूँ। वेबल प्लान के डिस्कस करते हैं। कांग्रेस की तरफ से कौन कौन था उसमें डिस्कस करने के लिए? जवाहरलाल नेहरू होंगे। और कौन था? आई थिंक मौलाना अब्दुल कलाम आजाद
he was president, I think he was, and जवाहरलाल नेहरू आई थिंक थे। किसी को पता है कंफर्म? क्या कंट्रोवर्सी थी वेयर प्लान में कि who would choose Muslim representative of executive council? उन्होंने इक्वल रिप्रेजेंटेशन दिया था हिंदूज और मुस्लिम दोनों को इक्वल, और वाइसरॉय और आर्मी चीफ की पोस्ट छोड़ के बाकी सारी पोस्ट इंडियंस के द्वारा मतलब ली जाएंगी। सिर्फ 2 पोस्ट मतलब ब्रिटिश रखेंगे, वाइसरॉय की और आर्मी चीफ की। लेकिन यहाँ पर उन्होंने फिर एक लोचा लगा दिया था। यहाँ वो बोल दिए कि हिंदू एंड द मुस्लिम होंगे जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल में जो होंगे वाइसराय के, वो दोनों इक्वल हो जाएंगे। और मुस्लिम लीग चाहता था कि मुस्लिम को नॉमिनेट करने का पूरा जो राइट रहे वो सिर्फ उनके पास रहे, बट कांग्रेस चाहता था कि हम भी मुसलमानों को मतलब नॉमिनेट करना चाहते हैं, सिर्फ तुम ही मुसलमानों को नहीं। उसका कहना था कि जो भी मुस्लिम सदस्य लिए जाएंगे ना एग्जीक्यूटिव काउंसिल में, वो सारे के सारे मुस्लिम लीग से ही लिए जाए वो। फिर नेक्स्ट क्या आता है? फिर ये नेशनल आर्मी कैबिनेट बाद में आता है, लेकिन इससे पहले कुछ वो इवेंट हो जाती है ना अपनी इंडियन नेशनल आर्मी का ट्रायल, और कुछ रेटिंग की म्यूटिनी हो जाती है। और रेन म्यूटिनी होती है हिम्स तलवार में। आईएनए ट्रायल्स में वो तीन सैनिकों के नाम याद है जो हिंदू मुस्लिम और सिख थे? ढिल्लोन एक प्रेम कुमार ढिल्लोन, सहगल है, शाहनवाज प्रेम खान, सहगल, सहगल। गुरबख्श सिंह और शहनवाज खान या शहनवाज। इसमें वैसे पता है ना कि हिंदू सिख एंड या मुस्लिम तीनों भी थे। तो इस बार के प्री में था। हाँ, और उनके सपोर्ट में जो वकील या थे वो उसमें नेहरू थे, तेज बहादुर सप्रू थे और आसफ अली भी थे। और इस टाइम पे जो लॉर्ड वेवेल, इस टाइम पे जो वाइसराय थे वो लॉर्ड वेवेल थे। तो उन्होंने अपना विशेषाधिकार का उन्होंने प्रयोग करके उनके मृत्यु दंड को सजा को माफ कर दिया था। अपना वीटो राइट का उन्होंने इस्तेमाल किया था। अच्छा एक चीज बताओ, सुभाष चंद्र बोस के पॉलिटिकल गुरु कौन थे? सी.आर. दास, सी.आर. दास, क्या? सी.आर. दास, चित्तरंजन दास। करेक्ट, सी.आर. दास थे। और गांधी के? गांधी जी के गोखले थे। गोपाल कृष्ण गोखले। और गोखले जी के गुरु रनाडे, अम्बेडकर थे क्या? अच्छा, एम. रनाडे रनाडे। थे। ठीक है। तो सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक कब बनाया था? वही 1930 1940s। I think। हाँ मेरे पास टाइम है ना, 40 लिखा है, 1940। 1940 लिखा है।
एंड हाँ सर, उन्होंने उनको जब एक्सपेल कर दिया था कांग्रेस से, उन्होंने जब रिजाइन दे दिया था उसके बाद बनाया था उन्होंने। ठीक है, फिर उसके बाद में ये फ्रीडम आर्मी कब बनाई थी, मुक्ति सेना? फ्रीडम आर्मी सर उन्होंने जापान में बनाई है आई थिंक, और एक नहीं नहीं एक कोई जापान में ऑर्गेनाइज नहीं, जर्मनी में बनाया था सर। जर्मनी में जर्मनी सर। जर्मनी में बनाया है। फ्रीडम आर्मी मुक्ति सेना जर्मनी में बनाया है, विद द हेल्प ऑफ हिटलर एंड इटाली। प्रिजनर्स ऑफ वॉर का यूज किया था उन्होंने वहां पे, एंड आई थिंक वहीं पे उनको नेताजी टाइटल मिला था, एंड ही गेव द स्लोगन ऑफ जय हिंद। राइट सर। ठीक है, फिर आजाद हिंद फौज किसने बनाया था? बिहारी आजाद बोस। हिंद फौज मोहन सिंह थे वहां पे। मोहन सिंह, रास बिहारी बोस बनाए थे, रास बिहारी बोस। सर मोहन सिंह थे, उन्होंने बनाया था। रास बिहारी सर ने उन्हें टेक ओवर कर लिया था फिर। बनाया तो मोहन नाम सिंह रास थे। अच्छा अच्छा। ठीक है, मोहन सिंह सर एक कमांडर थे, मतलब वो जब हाँ हाँ, उधर कर्नल या जापान वापन कैप्टन थे। थे शायद वो। राइट सर। ठीक है, तो तो मतलब मेरे कैप्टन पास थे, लिखा वो हुआ है कैप्टन कि थे। हाँ 1942 28 मार्च 1942 को जवाहरलाल, ये सॉरी, आईएन हाँ में बोलो। एक दो वुमेन्स का नाम बताइए। अरे लक्ष्मी सहगल थी ना शायद एक, लक्ष्मी तो स्वामीनाथन। लतिका घोष और लक्ष्मी सहगल, ये लोग रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट में थी। ओके सर, ओके। और आईएनए के हेडक्वार्टर्स किधर थे? सिंगापुर। अंडमान में। रंगून और सिंगापुर तो था, रंगून। डबली हेडक्वार्टर था। ठीक है, मेरे हिसाब से इसमें सब फैक्ट्स हो चुके हैं। किसी को कुछ है क्या पता और या इम्पोर्टेंट एनीथिंग? प्रोविजनल गवर्नमेंट कहाँ पे बनाया था? अंडमान रंगून में निकोबार। ही बताया सर। ठीक है, सिंगापुर एंड रंगून न- बोथ है। और तो प्रोविजनल गवर्नमेंट के अंदर कौन कौन क्या क्या पोर्टफोलियो लिए हुए थे? आई डोंट थिंक इतना इंपॉर्टेंट होगा, मैं बस पढ़ लेता हूँ। HC चैटर्जी फाइनेंस, MA अय्यर ब्रॉडकास्टिंग, लक्ष्मी स्वामीनाथन वुमेन का पोर्टफोलियो, एंड फिर ठीक है, इतना ही है मेरे पास। एनीथिंग एल्स गाइस इन दिस? आगे चलो फिर। वर्ल्ड वॉर 2 कब खत्म होता है? ये सर इसमें एक नोट कर सकते हैं 45। कि ये हाँ यहाँ सर पर ही बताओ। उन्होंने जब फाइट चली, सुभाष चंद्र बोस रंगून में थे शायद, तभी उन्होंने गांधी जी को फादर ऑफ नेशन का मतलब टाइटल दिया था। करेक्ट, वो बेसिकली और रेडियो पे एड्रेस कर रहे थे, वो रेडियो पे एड्रेस कर रहे थे ना एक दूसरे को। तो और आजाद हिंद रेडियो बनाया था उन्होंने वहां पे, एंड दैट इज वेयर ही एड्रेस्ड गांधी एज फादर ऑफ नेशन। राइट सर। और अप्रैल 14 को उन्होंने, एक्चुअली गांधी ने, अप्रैल 14 1944 को इंडिया के शायद कोहिमा और इम्फाल वाले रीजन में कोई मोइरांग करके जगह है, वहां पे उन्होंने अपने कदम रख दिए थे। सुभाष चंद्र बोस नहीं, उनके कुछ साथी लोगों ने इंडिया के अंदर। ओके ओके तो इंडिया का ठीक है, आगे नेशनल चलते हैं फ्लैग सर। इसका मतलब वर्ल्ड फर्स्ट वॉर टाइम, कब खत्म था? हाँ सर, कामराज सर कंप्लीट कर लीजिए। 1945। ये शायद इंडिया का नेशनल जो फ्लैग था वो सबसे पहले जो इंडिया के किस टेरिटरी में उन्होंने फहराया था, वो तो शायद यही था, अंडमान एंड निकोबार। ओके सर, थैंक यू। गवर्नमेंट अभी एक संकल्प से सिद्धि प्रोग्राम गवर्नमेंट अभी ऑर्गेनाइज की थी, कौन से चीज को कोमेमोरेट करने के लिए? स्वदेशी मूवमेंट, कामागाटा मारू इंसिडेंट, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, फाउंडिंग ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, एंड क्विट इंडिया मूवमेंट। क्विट इंडिया मूवमेंट सर। पक्का? क्विट इंडिया मूवमेंट सर। सही है। अच्छा एक चीज बताओ, वर्ल्ड वॉर 2 खत्म क्यों हुआ? व्हाट हैपेंड? जापान और न्यूक्लियर हिरोशिमा पे यूएसए का सर एक इंटरवेन तो करना, न्यूक्लियर बॉम्ब। हिरोशिमा एंड नागासाकी। ठीक है, तो जापान ने सरेंडर कर दिया था ना, तो ये हुआ था 15 अगस्त 1945 को। तो फिर उसके बाद 1947 तक, विद इन 2 years,
हाउ डिड इंडिया गेन इंडिपेंडेंस है इतने फास्ट? अचानक से कैसे चेंज हो गया सब कुछ? व्हाट वाज द चेंज इन द माइंडसेट ऑफ द यूएस गवर्नमेंट का ऑफ भी ब्रिटिश? यूएस की भी पॉलिसी म्यूटिनी चेंज हो गई थी म्यूटिनी उसके नहीं बाद। नहीं, बेसिकली क्या था, जो इटली थे ना, इटली उस टाइम पे इलेक्शन हुआ था 1946 में आई थिंक। तो उस टाइम पे जो इटली थे ब्रिटेन के प्रधानमंत्री, उनका मतलब कि एक घोषणा पत्र, उनका जो इलेक्शन मैनिफेस्टो में उनका एक ये था कि जैसे ही हम आएंगे तो उन्होंने भारत को हम आजाद कर देंगे। इसमें रिन म्यूटिनी का भी बहुत बड़ा हाथ था कि मतलब आर्मी ही अब कंट्रोल में नहीं रही है एक्चुअली। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। और सर ये भी और है कि 1940s वाला जो अपना डेकेड था ना, 41 से जब से क्विट इंडिया मूवमेंट चालू हुआ था, पॉपुलर लीडर जो थे सेंट्रल कमांड, वो तो लगभग जेल में ही थी, लेकिन लोगों ने मतलब पूरा दिमाग खराब करके रखा हुआ था अंग्रेजों का। तो आई थिंक वो पूरा सेचुरेशन आ चुका था एवरीथिंग, मतलब ब्यूरोक्रेसी हो गया या आर्मी हो गया, ठीक है, फिर लोकल पीपल और हो क्या गए, रीजन है? सब रिवोल्ट। और क्या रीजन है? प्रेशर फॉर अमेरिका एंड रशिया, करेक्ट, peer अमेरिका pressure रशिया to का। Britain हम्म, from other ठीक है allies ठीक है। और एक और बात है ना, to change लेबर of पार्टी government वाज in ऑलवेज England. सिंपैथेटिक। Yes, लेबर पार्टी वाज ऑलवेज yes, सिंपैथेटिक टू yes. इंडिया। राइट सर। एनी अदर अच्छा, पॉइंट तो अबाउट दिस? इटली जो थे ये लेबर पार्टी से थे कि लिबरल पार्टी से थे? लेबर पार्टी से, लेबर क्लेमेंट लेबर एटली। पार्टी। ओके, अच्छा, लेबर और कंजर्वेटिव अच्छा था ना वो। ठीक है। और एक और रीजन है ना कि ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड, साउथ एशिया, साउथ ईस्ट एशिया, बहुत सारे कंट्रीज में ऐसे मूवमेंट्स चल रहे थे, एंड दिस वाज लाइक पीक था ना वर्ल्ड वॉर 2 में ऐसा। राइट सर। इवन जो लॉयलिस्ट थे ब्रिटेन के, लॉयलिस्ट जो थे ब्रिटेन के, उन लोगों ने भी मतलब ब्रिटिश को सब समझाया था कि मतलब अगर इंडिया ब्रिटेन के रिलेशन फ्यूचर में अच्छे रखने, तो इट इज बेस्ट टाइम टू गेट आउट, ऐसा। ये भी था ना, वॉर के बाद बहुत ज्यादा मतलब इकोनॉमिकली वीक हो गया था, तो मेंटेन करना इतनी सारी कॉलोनीज वाज लाइक वेरी टफ। राइट सर, राइट। करेक्ट करेक्ट, ये भी एक रीजन है। तो फिर क्या हो गया, मतलब देखो ये सब था, एंड इसी चक्कर में ना पोस्ट वॉर बहुत सारे अपसर्जेस हो गए थे। कहाँ कहाँ पे हुए थे, क्या क्या हुए थे, मतलब वायलेंट रिवॉल्ट टाइप के हुए थे ना, छोटे छोटे। नोआ खाली मैसेकर हुआ था समय ओके 1946 में। ठीक है, और क्या हुआ था? अगर 1946 में ये दिन म्यूटिनी भी हुई थी उस समय। ठीक है, रॉयल इंडियन नेवी म्यूटिनी, राइट। तो ये हुआ था 18 डबल फरवरी में 1946। और ये मुंबई में हुआ था ये। क्यों हुआ था, व्हाट वाज द रीजन? वही मतलब कि जो इंडियन थे और जो ब्रिटिशर्स थे, दोनों में काफी ज्यादा मतलब कि डिस्क्रिमिनेशन होता था। इनको सैलरी कम मिलता था, इनका ठीक है। फूड क्वालिटी अच्छा। और इस और टाइम कुछ पे सोल्जर्स को बहुत सरदार ही वल्लभ मतलब भाई पटेल, मीडिएटर का काम सरदार वल्लभ भाई पटेल किए थे। ओके, किए मेरे थे। पास लिखा है कि Congress जिन्ना was भी करे not थे, in मतलब support of this हाँ, movement. पटेल जिन्ना के इंटरवेंशन पे Yes, फिर yes. जाके बंद हुआ था ये दोनों के। एक्चुअली ऐसा था शायद, वो ऑलमोस्ट भी मतलब एवरीबॉडी डिवाइडेड लाइन सपोर्ट्स पे। है। राइट, राइट सर। और इसमें ना एक और चीज हो गई थी कि जो बहुत बड़ा शिप होता है ना उनका, आईएनएस तलवार था ब्रिटिश नेवी का, उसके ऊपर बहुत ही बड़े अक्षरों में लिखा था क्विट इंडिया करके ऐसा। और इन कांग्रेस, मुस्लिम लीग और सीपीआई तीनों का हाँ। फ्लैग होस्ट कर गया था। ओके ओके। अच्छा, एक और चीज याद रखना, अगस्त 90 सॉरी, और मूवमेंट्स के नाम याद रखना बस। तेभागा मूवमेंट हुआ था, वर्ली रिवॉल्ट हुआ था, पंजाब किसान मोर्चा, तेलंगाना पीजल्ट रिवॉल्ट, ये सब भी इसी टाइम के पीरियड के अक्रॉस है। तेभागा, वर्ली, पंजाब किसान मोर्चा, तेलंगाना पीजल्ट रिवॉल्ट। और कुछ है तेभागा इसमें? तो उसमें से तेभागा तो बहुत पहले हुआ था आई थिंक। हाँ, तेभागा भी पहले हुआ था और वारली जो था 1940 में हुआ था। अरे वो इंडी को रिवोल्ट वाला तीभागा अलग है शायद, ये अलग है। वो हाँ, ये तेलंगाना है, ये कम्युनिस्ट हाँ, ये 1950 के आसपास हुआ था, मतलब वही भाई देखो, मैं 47 विकिपीडिया से पढ़ रहा हूँ। तेभागा मूवमेंट वाज अ के बाद significant सर मैं peasant बताता हूँ। agitation initiated in Bengal by the All India Kisan Sabha of Peasant Front of Communist Party of India। ये हुआ था 1946 से लेके 47 तक। करेक्ट है। और एक और फैक्ट याद रख लो, बंगाल फैमाइन हुआ था 1943 का।
बंगाल फमाइन 1943। ठीक है सर, चले आगे और बताओ। जबलपुर में कुछ नहीं, जबलपुर में कुछ हुआ था, सिग्नल कॉप्स ने कुछ ट्राई किया, ऐसा कुछ था, along with RIN। किसी को पता है तो आई डोंट क्लियरली रिमेम्बर। RIN आई ठीक थिंक है, आगे बॉम्बे चलो। तक सीमित। कैबिनेट मिशन, no, along with RIN, it was not RIN, but there was like different this kind of mutiny with by signal corps at Jabalpur। सर आप Let's go गूगल to करके cabinet mission plan ग्रुप now। में, राइट सर। 3 लोग अच्छा, कौन एक थे और चीज, कैबिनेट मिशन में? आई टेल समथिंग अबाउट द वर्ली रिवॉल्ट। तो जो था आदिवासी रिवॉल्ट इन महाराष्ट्र 1945 में हुआ था, जरी विलेज और तलसरी तालुका। इट लेड टू राइट्स बेस्ड मूवमेंट एंड वुमन प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल। किसान सभा की एक लीडर थी गोदावरी परुलेकर, अल्सो नोन एज गोदूताई। तो ये नाम याद रख लो बस, गोदावरी परुलेकर, वर्ली रिवॉल्ट 1945 महाराष्ट्र। ठीक है। एंड वर्ली ट्राइब इज स्प्रेड अक्रॉस महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटका, गोवा, दादरा एंड नगर हवेली। ठीक है, बाकी तो वर्ली आर्ट पता है आप लोग को। चलो आगे नेक्स्ट। और क्या हुआ था 1945-46 के बीच में? कैबिनेट मिशन आया था 1946 में, और डायरेक्ट एक्शन डे, जब वो कैबिनेट मिशन फेल हुआ था तो जिन्ना फिर डायरेक्ट एक्शन डे किया था। बीच में इलेक्शन भी तो हुआ था ना इसके पहले शायद। उसके बाद डायरेक्ट एक्शन डे के बाद फिर कंस्टिट्यूएंट असेंबली बना था। डायरेक्ट एक्शन डे अगस्त में हुआ था, फिर दिसंबर में कंस्टिट्यूएंट असेंबली बना था। आई थिंक असेंबली की बात हो रही है, मुझे लग रहा है इलेक्शन हुए थे। असेंबली, सर असेंबली इलेक्शन 1946 में ही हुए हैं सर। इसमें लोगों को नॉमिनेट कर, लोगों का इलेक्शन कैसे हुआ था? डायरेक्ट इलेक्शन और इनडायरेक्ट इलेक्शन, या नॉमिनेशन हुआ था? इनडायरेक्ट फ्रॉम प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव इनडायरेक्ट असेंबलीज। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में इनडायरेक्ट था फ्रॉम प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबलीज, एंड इन प्रिंसिपल स्टेट्स फ्रॉम नॉमिनेटेड मेंबर्स। प्लान क्या था कैबिनेट मिशन में, प्रपोजल और मेंबर्स कौन थे? कर्ट स्टैफर्ड क्रिप्स थे शायद एक तो, और एवी अलेक्जेंडर, और एक और तो कोई तो थे, पैथिक लॉरेंस। पैथिक लॉरेंस। हाँ, इसमें हाँ, तो एक मेंबर उसमें भी था, साइमन कमीशन में, आई थिंक इसमें से, आई थिंक क्रिप्स मिशन वाले क्रिप्स तो थे इसमें। हाँ, ओके। क्रिप्स तो हो गए, तो प्लान क्या और था? अलेक्जेंडर है एक। पार्ट्स में डिवाइड किया था ना, ए एंड बी ऐसा करके, ए बी सी ऐसा करके। हाँ, 3 पार्ट में करा था हिंदू बेसिकली, सेंटर, हाँ। हिंदू सेंट्रिक, नॉर्थ वेस्ट में एंड नॉर्थ ईस्ट, ऐसे 3 पार्ट अलग करे थे। एंड इस टाइम पे प्रोविंसेस को फुल ऑटोनॉमी दिया था, एंड रेसिडेंसी पावर्स भी प्रोविंसेस के पास में थे। प्रिंसली स्टेट्स वे फ्री टू जॉइन एनी गवर्नमेंट, इवन द ब्रिटिश। राइट सर, ऐसा था मतलब कि अगर एक कॉमन सेंटर नहीं होता है तो प्रिंसली स्टेट को भी पावर दे देंगे, मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट प्रिंसली स्टेट को भी पावर देके चली जाएगी, लाइक। करेक्ट। अच्छा, एक चीज बताओ कि कैबिनेट मिशन रिकमेंडेड फॉर क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान, ट्रू और फॉल्स? फॉल्स। सर दैट्स व्हाई डायरेक्ट एक्शन डे वाज ऑब्जर्व्ड। हाँ, False, तभी तो correct. डायरेक्ट It's एक्शन डे stand- उसने किया था। ठीक है। एंड इट प्रोवाइडेड फॉर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ट्रू और फॉल्स? सही है, ट्रू। ट्रू। ओके, एंड इसी के रिकमेंडेशन पे बना था ना कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली।
राइट सर। Yes, अच्छा, yes. एक और चीज, इट प्रोवाइडेड फॉर 3 टायर स्ट्रक्चर ऑफ द गवर्नमेंट, ट्रू और फॉल्स? फॉल्स सर। फॉल्स। True. सही है ये। 3 टायर होने थे, यूनियन, प्रिंसली स्टेट एंड प्रोविंशियल। हाँ तो वो टायर ठीक है 3 होगा क्या? फिर मतलब कि स्टेट में तो बस स्टेट का 2 पार्ट हो गया, एक प्रिंसली स्टेट, एक प्रोविंशियल स्टेट। यार, उसको मुझे भी टायर डाउट थोड़ी लग रहा है कहेंगे। ये, मतलब मेरे पास लिखा हुआ है यार, मैंने No, खुद no, से नहीं no. बनाया। It's true. It's true. हाउ? जो ग्रुपिंग हुए थे ना प्रोविंसेस की ग्रुपिंग, वो दूसरा टायर, जो ग्रुप है प्रोविंस का वो दूसरा टायर, और तीसरा प्रोविंसेस, आई थिंक। नहीं, नो आई सर, थिंक व्हाट एक्चुअली प्रभात स्टेटमेंट सर इज ऐसा राइट। लिखा, 3 टायर बोलिए बोलिए। एग्जीक्यूटिव, लाइक दैट, ऐसा लिखा हुआ बुक में। ठीक है हाँ यार, 3 सही टायर बोल रहे हैं। एग्जीक्यूटिव जैसे पकड़ लो ऐसे। अमेरिका में जैसे होता है ना कि 3 एक ग्रुप कह सकते हैं, स्टेट 3 का अलग ग्रुप कह संविधान सकते हैं। रहेगा। हाँ हाँ, वैसा ही था। देखो, प्रोविंस का एक अलग संविधान होगा, और जो प्रिंसली स्टेट है उनका अलग संविधान होगा, जो पूरा देश है उसका एक अलग संविधान होगा। ये 3 टीयर था। ओके सर, ओके, No, थैंक यू। second tier ओके was सर। not for princely, but I think it was group for group provinces. There will be हाँ हाँ, second tier, and third tier will be राइट central. सर, राइट सर। अच्छा चलो, इसमें शायद ये अभी बोला था जितने भी। हाँ हाँ, बोलो बताओ। बोलो, बोलिए ना, आप कंप्लीट कर दीजिए। इसमें गवर्नमेंट शायद 3 उसमें कैबिनेट मिशन में गवर्नमेंट 3 सब्जेक्ट को अपने पास रखा था सेम ब्रिटिशर्स। एक तो फॉरेन अफेयर्स, दूसरा डिफेंस, और तीसरा कम्युनिकेशन। Communication. ठीक है सर, आगे चले क्या? ये हो गया कैबिनेट मिशन का। अच्छा, मैं आप Yeah, लोग को and थोड़ी देर पहले बोल रहा था ना, इलेक्शन हुए थे, तो दो इलेक्शंस वेर 1945 इंडियन जनरल इलेक्शंस। They were held in British India in December 1945 to elect the members of Central Legislative Assembly and the Council of State. INC largest party हुआ था, winning 59 of 102 elected seats, and Muslim League won all Muslim constituencies but failed to win any other seat. ठीक है, yeah, चलो so आगे। polarization was after this whole election. Polarization was more. हाँ, करेक्ट करेक्ट, Muslim गुड League पॉइंट। also got confidence to this majority. अरे ये बेसिकली इफेक्ट था ना 1937 में, दे परफॉर्म पुअरली एंड दैट इज व्हाई जिन्ना स्टार्टेड टर्निंग रेडिकल, मोर एंड मोर रेडिकल। जो पाकिस्तान रिजोल्यूशन पकड़ लो, ये सब कुछ उसके बाद चालू हुआ 1937 इलेक्शन के बाद में। Yeah, and Congress rejected to form, you know, combine with Muslim League to form government in UP in 1937. Right sir, they denied to share the power with Muslim League, like that. करेक्ट। चलो भाई, जल्दी जल्दी फास्ट करते हैं अभी, है ना, नेक्स्ट 10 मिनट्स में खत्म करते हैं, टू लेट ऑलरेडी। Yeah, Congress अच्छा, rejected कैबिनेट this मिशन। cabinet mission अच्छा, plan because it एक बार कोई एक्सप्लेन कर दीजिए कैबिनेट मिशन फेल क्यों हुआ था? कांग्रेस की सबसे पहले दिक्कत तो ये थी कि मुस्लिम लीग इसमें ने भी वीक उसे सेंटर था। रिजेक्ट किया था। पहले मुस्लिम लीग ने रिजेक्ट नहीं किया था, बट बाद में जवाहरलाल नेहरू ने स्टेटमेंट दिया कि एक बार कॉन्स्टिट्यूशन बन जाए तो फिर हम उसमें अमेंडमेंट करके मतलब वो कर सकते हैं, इसलिए फिर बाद में मुस्लिम लीग ने रिजेक्ट कर दिया। मैं बोलता हूँ, देखो इसमें क्या हुआ था ना, 6 जून 1946 को ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने एक्सेप्ट कर लिया था। फिर ये जुलाई 1946 में इलेक्शंस हो गए थे, जुलाई में ही आईएनसी ने भी एक्सेप्ट कर लिया था कैबिनेट प्लान, कैबिनेट मिशन का। देन उसके बाद में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने विड्रॉ कर लिया जुलाई 24 को। तो सर ने बताया ना, रीजन वही रीजन है बस। एंड इसी टाइम पे डे ऑफ डिलीवरेंस कर दिया था, डी डे या फिर ग्रेट कलकत्ता किलिंग बोलते हैं। ठीक है सर। हाँ, ठीक है। नोआखाली, बिहार, बॉम्बे वाज अफेक्टेड। ठीक है, चले आगे। आई थिंक Yeah, क्लियर है ना प्रभात सर?
हाँ क्लियर हो गया। ठीक है, इसके बाद फिर इंटरिम गवर्नमेंट बना था सितंबर 1946 में, नेहरू को हेड बनाए थे। फिर क्या हो गया इसमें, इंटरिम गवर्नमेंट में क्या था इम्पोर्टेंट? इंटरिम गवर्नमेंट में इशू ये आ रहा था कि जो पोर्टफोलियो ऑफ फाइनेंस था वो मुस्लिम लीग के उनके पास चला गया था। इस वजह से बहुत ज़्यादा लियाकत अली। जी लियाकत अली के पास आ गया था, तो फिर इस वजह से वो फंक्शन ही नहीं कर पा रही थी पूरी की पूरी मिनिस्ट्री। करेक्ट। मतलब वो एक्सपीरियंस देखा होगा ना गवर्नमेंट ने। आई थिंक मुस्लिम लीग ज्वाइन ही नहीं करा था ना यार, आई थिंक गवर्नमेंट में, मतलब आई मीन वो बॉयकॉट करा था ना, उन्होंने ज्वाइन किया था बट सर दे डिड नॉट। स्टार्टिंग में उन्होंने ज्वाइन नहीं किया था, बट वाइसरॉय जो थे वेवल शायद वो उन्हें ऑन बोर्ड लेकर आए थे ज्वाइन करने के लिए, करेक्ट करेक्ट, हाँ। और उन्होंने ज्वाइन किया, लेकिन ज्वाइन भी इस तरीके से किया कि हमें मतलब पार्टिसिपेट ही नहीं करना आपकी इंटरिम गवर्नमेंट में। फाइनेंस मिनिस्टर सारे करेक्ट प्रपोजल को रेस्ट्रिक्ट कर देते थे। जी पटेल ने टेस्टिमनी में लिखा भी था कि इनका प्लान ही यही था आने का कि ये आकर सारी चीज़ों को रेस्ट्रिक्ट कर दें। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। ठीक है, एंड फिर मतलब इसी टाइम पे ना ये फ्रस्ट्रेशन में आके कांग्रेस वाले लोगों ने फिर एक्सेप्ट करने लगे कि भाई चलो ठीक है, पार्टीशन ठीक है। नेहरू जी ने बोला कि कैबिनेट मिशन जो ग्रुपिंग है वो ठीक है, बट अभी पार्टीशन कर दो, फेयर पार्टीशन होना चाहिए। कृपलानी ने भी ऐसे ही बोला। ठीक है, आई थिंक, है ना। और क्या है इसमें आगे, चलो। फिर क्लेमेंट एटली ने एक स्टेटमेंट दिया था कि डेडलाइन रख दी, जून 30, 1948 फिक्स कर दिया कि ट्रांसफर ऑफ पावर होगा। एनीथिंग एल्स गाइस, आगे चलते हैं नेक्स्ट। फिर क्या हुआ? तो जब एटली ने जब घोषणा कर दिया कि हम ट्रांसफर ऑफ पावर करेंगे हम जून 1948 से पहले, तो लीग और उसके मेंबर ने क्या कर दिया कि मतलब वो काफी जगह वो उसने राइट करवाया पाकिस्तान के डिमांड के लिए। तो इससे मोस्टली जो इफेक्टेड एरिया था आसाम, पंजाब और वेस्टर्न प्रोविंस, मतलब पश्चिमी क्या था, वेस्टर्न प्रोविंस था वो। तो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस ना सर? हाँ सही, वही मतलब नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस, NWF कुछ ऐसे, NWFP। नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस। यस सर। ठीक है, फिर माउंटबेटन कब वायसराय आए? इसके पहले शायद लॉर्ड वेवल थे ना? यस सर वेवल थे। राइट वेवल सर। 47-48 तक खत्म हो गए थे। जब इंडिया को आज़ादी मिली तब माउंटबेटन को अपॉइंट किया गया था। माउंटबेटन भी ज़्यादा टाइम नहीं रहे थे, उसके बाद फिर सी राजागोपालाचारी को 2 साल के लिए बना दिया गया था। माउंटबेटन के ही माउंटबेटन को इंडिया मतलब क्या कर रहे हैं, मतलब इंडिया और पाकिस्तान के डिवीजन के लिए उनको भेजा गया था लॉर्ड माउंटबेटन को यहाँ पे। यस सर। तो माउंटबेटन जब थे तब उन्हीं के वॉइसरॉयशिप में जो था रैडक्लिफ कमीशन आया था। रैडक्लिफ कमीशन का जो इंडिया पाकिस्तान की बाउंड्री सेट करनी थी, बांग्लादेश जो अब है, वो 2 बाउंड्रीज को बनाने के लिए उनका काम था। लेकिन इंडिया और पाकिस्तान का जो बंटवारा हुआ था रूम के अंदर बैठ करके हुआ था। इस पर कोई किसी का ना तो किसी तरह का कोई कमीशन, ना तो कोई सर्वे किया, ना कुछ किया, बस रूम में बैठ करके ही कर लिए थे। अच्छा, एक चीज बताओ, माउंटबेटन प्लान एक है प्लान बाल्कन, दोनों में क्या अंतर है? प्लान बाल्कन सर वेवेल्स प्लान को आई थिंक बोलते हैं, आई माउंटबेटन ने थिंक। पहले आई एम नॉट श्योर सर। before Mountbatten plan, I think Mountbatten proposed that Burkan, I think, in which he proposed like there will be so many different parts of like everyone will get करेक्ट independence. वेरी गुड वैंडलिज्म, बिल्कुल सही है। प्लान बाल्कन मार्च एंड मई के बीच में आया था 1947 में। माउंटबेटन प्लान केम ऑन जून 3, 1947। प्लान बाल्कन में बेसिकली वही था कि उनको लग रहा था कि भाई कैबिनेट मिशन प्लान तो पॉसिबल नहीं है, अल्टरनेटिव को सोचना पड़ेगा। तो ही हैड एनविसेज्ड ट्रांसफर ऑफ पावर टू सेपरेट प्रोविंसेस और टू अ कॉन्फेडरेशन। ठीक है, तो पंजाब और बंगाल को ऑप्शन दिया था वोट करने के लिए कि पार्टीशन करना है कि नहीं करना अपना खुद का। तो मतलब वही बाल्कनाइजेशन, टुकड़े टुकड़े कर दो छोड़ दो, ऐसा था उनका प्लान इनिशियली। एंड हु लेड टू चेंज इट सर? आई थिंक वीपी मेनन का काफी रोल था माउंटबेटन की थॉट चेंज करने के लिए। करेक्ट, यू कैन से सो। वीपी मेनन हैड एन एक्टिव रोल हियर। तो फिर माउंटबेटन प्लान में क्या प्रोविजंस थे? कैन समबडी समराइज?
उन्होंने बोला है कि बंगाल और पंजाब को 2 पार्ट में किया जाएगा। एक पार्ट जिसमें हिंदू मेजोरिटी रहेंगे, एक पार्ट जिसमें मुस्लिम मेजोरिटी रहेंगे। नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में वहां पे रेफरेंडम कराया जाएगा। और असम के जो मुस्लिम मेजोरिटी एरिया सिलहट है, वहां पर भी रेफरेंडम कराया जाएगा। और फिर बोला गया था जो सिंध और बलूचिस्तान है, पाकिस्तान का जो सदर्न पार्ट है, वहां की लेजिस्लेटिव असेंबली डिसाइड करेगी कि क्या करना है, मतलब क्या निर्णय लेंगे वो। और फिर पंजाब, बंगाल और असम, इसके लिए यहाँ पे बाउंड्री के लिए एक कमीशन बनाया जाएगा। और फिर यह आया था कि जो भी प्रिंसली स्टेट थे, वो अपना पावर कोई भी अपना सक्सेसर को ट्रांसफर नहीं करेंगे। हेलो, एम आई ऑडिबल? बोलिए सर। या ठीक है सर, आपने सब कुछ बताया, बस एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज नहीं बताई कि पार्टीशन अगर होगा तो 2 सेपरेट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनेंगे, 2 डोमिनियन बनेंगे। ये आई थिंक पहली बार माउंटबेटन प्लान में आया ना, ये वाला प्रोविजन। हाँ सर, पहली बार आया कि 2 हाँ नेशन हाँ बनेंगे। इससे पहले कहीं भी एक्सेप्ट नहीं किया गया था पाकिस्तान के लिए। ठीक है, बस इतना ही था। और एक और चीज याद रखो कि हैदराबाद जो है ना, उनके बारे में ऐसा बोला था कि हैदराबाद कैन नॉट स्टे इंडिपेंडेंट एंड कैन नॉट गो किसान। एंड एक बाउंड्री कमीशन बनाया था अगस्त 1947 में, जिसका नाम क्या था? रेड क्लिफ। रेडक्लिफ कमीशन। ठीक है सर, फिर बताओ इसका क्या होता है फिर आगे कहानी? जल्दी खत्म करो, पार्टीशन लेना है जल्दी से। फिर गोविंद वल्लभ पंत, गोविंद वल्लभ पंत के चेयरमैनशिप में कांग्रेस का एक कमेटी हुआ। कांग्रेस का एक मतलब कि कांग्रेस ऑर्गेनाइज की अपने आप को वहां पे, और लॉर्ड माउंटबेटन योजना को प्रस्ताव को उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। और फिर क्या हो रहा है कि फिर देन वहीं पे इंडियन फिर इंडिपेंडेंस एक्ट। एक खुदाई खिदमतगार थे वहां पे नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर में, वो खान अब्दुल गफ्फार खां को बोला जाता है। उन्होंने कहा था कि हमें भेड़ियों के सामने फेंका जा रहा है। और ये जो लॉर्ड माउंटबेटन प्लान है, इसका हिंदू महासभा इसका विरोध किया था। और इसका विरोध मौलाना आजाद थे, उन्होंने भी इसका विरोध किया था। यही सब है, और क्या फिर। अरे सबसे पहली बार डोमिनियन ये स्टेटस लोग तो किसके थ्रू आजकल भी विरोधी कर रहे हैं मतलब। हाँ, और फिर वो गांधी जी ने मतलब इस बंटवारे को रोकने के लिए ने गांधी जी मतलब बोले कि अगर जिन्ना को प्रधानमंत्री बनना है तो उसी को बना दिया जाए। लेकिन उनके इस बात का जवाहरलाल नेहरू और पटेल इसका विरोध किए थे। तो अंत में गांधी जी भी विभाजन को मान लिए कि चलो अब विभाजन तो मतलब बंटवारा तो होना ही होना है। और फिर गांधी जी उस टाइम पे क्या था, गांधी जी उस टाइम पे काफी राइट हो रहे थे हर जगह। तो गांधी जी मतलब हर जगह जा करके वो उसको कंट्रोल कर रहे थे। तो उस टाइम लॉर्ड माउंटबेटन ने उनको 1 मैन बाउंड्री फोर्स कहा था। ओके सर, चलो आई थिंक फिर हमारा इंडिपेंडेंस हो गया ना फिर आई थिंक। या द इंडिया हो गया इंडिपेंडेंस सर। एक्ट तो 1947, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल उसमें ऑफ यू सब सेम है। थैंक यू। सर वैसे हिस्ट्री पढ़ते हुए मतलब हैप्पी काफी हैप्पी सेंसिटिव इंडिपेंडेंस स्टेप्स आ डे। जाती है। जलियांवाला बाग हो गया, ये 1940s से 1950s तक का पार्ट हो गया। इट मतलब रियली मेक थिंग्स करेक्ट। इमोशनल। एक पॉइंट आप लोग और इसमें ऐड कर लीजिए कि कांग्रेस के अंदर मतलब विद इन कांग्रेस कौन कौन लोग मतलब कि ये लॉर्ड माउंटबेटन प्लान को कौन उसने एक्सेप्ट किया और कौन उसने रिजेक्ट किया, मतलब कौन उसने एक्सेप्ट नहीं किया। तो एक्सेप्ट करने वाले में थे गांधी, नेहरू, पटेल, गोविंद बल्लभ पंत, ये 3 तो मतलब थे ही। एक गोविंद बल्लभ पंत और जेबी कृपलानी, इन्होंने एक्सेप्ट किया था। और जो लोग एक्सेप्ट नहीं किए थे कांग्रेस में, वो थे मौलाना अबुल कलाम आजाद, पुरुषोत्तम दास टंडन और एक थे मिडवानी, चौथराम मिडवानी।
और डॉक्टर किचलू और मौलाना हफीजुर रहमान। ठीक। ओके। यार वैसे गांधी जी ने एक्सेप्ट तो नहीं करा था। हाँ, गांधी जी एक्सेप्ट इनिशियली नहीं किए थे। गांधी जी एक्सेप्ट नहीं किए थे, तो विभाजन को रोकने के लिए उन्होंने जवाहरलाल नेहरू को उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जिन्ना को ही बन जाने दो, अगर उसके प्रधानमंत्री बन जाने से देश का विभाजन रुक जाता है तो। लेकिन उसके बाद पर जवाहरलाल नेहरू और पटेल गांधी जी के इस आइडिया का उन्होंने अपोज किया, तो अंत में उन्होंने मान लिया कि चलो ठीक है, अब तो बंटवारा होगा ही फिर तो। नहीं नहीं, उन्होंने मान लिया मतलब क्या, उन्होंने साइन वगैरह कर लिया क्या? पहली बात तो कांग्रेस में थे ही नहीं ना उस टाइम पे, तो बाहर छोड़ के चले गए थे। मतलब नहीं जितना थे मुझे तो, समझ आ रहा है ना, वो तो छोड़ के चले गए फिर। आप लोग को जो करना है कर लो, मैं जा रहा हूँ ऐसे लेकिन थे तो कांग्रेस के ही पार्ट में थे ना, मतलब उस टाइम पे वो कांग्रेस के मंत्री से वो डिजाइन कभी थोड़े ही किए थे। चलो ठीक है, डिबेटेबल है ये थोड़ा सा। no, he resigned, but he was related with Congress. He initially rejected this Mountbatten, but ultimately accepted, I think. अच्छा, हमें एक चीज और पूछना है। ठीक है, जब ये इस तरह का जब ये डिवीजन था, तो फिर ये हैदराबाद अपने आप को इंडिपेंडेंट क्यों कर दिया? मतलब वो उसके पास ऐसा ऑप्शन उसको कैसे मिला? मतलब ये फिर आई थिंक या, इन इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 में वो प्रोविजन था कि एनीवन कैन रिमेन ओके इंडिपेंडेंट। ओके। सो आई थिंक इट्स ओवर। यार एक बार कोई इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट के प्रोविजन पढ़ लो ना। IIA 1947 के प्रोविजन बताओ कोई, तो देख के बताओ चाहिए तो। सब लोग शांत हो गए एकदम से यार। हेलो। हाँ सर, प्रोविजन बताओ। अच्छा, प्रोविजन में ये हुआ था कि 16 जुलाई को अलाउड। अच्छा, ये क्या हुआ था कि फाइनली 15 जुलाई को बिना किसी संशोधन के द्वारा हाउस ऑफ कॉमन, और 15 जुलाई को हाउस ऑफ कॉमन में ये बिल आया, और फिर 16 वहां से पास हो गया, और 16 जुलाई को हाउस ऑफ लॉर्ड्स के साइन से वो पास हो गया। फिर उसके बाद ब्रिटिश सम्राट का जो हस्ताक्षर हुआ था 18 जुलाई को। ये सब छोड़ो 15 जुलाई को भारत 2 भागों में विभाजित हो गया। ठीक है। पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान बना। 15 अगस्त 1947 को भारत बना। पाकिस्तान के गवर्नर जनरल बने जिन्ना, और लियाकत अली उसके प्रधानमंत्री बने, और भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू बने। तो स्वतंत्रता अधिनियम, मतलब इंडिपेंडेंस एक्ट का क्या क्या प्रोविजन थे? ये था कि 15 अगस्त 1947 को इंडिया और पाकिस्तान नामक 2 डोमिनियन स्टेटस था। यहाँ पे ये डोमिनियन स्टेटस में उसको विभक्त कर दिया जाएगा। और फिर क्या है, इन दोनों के बीच में जो बाउंड्री होगा, ये इसके लिए एक कमीशन का मतलब कि इस्टेब्लिश किया जाएगा, और वही वो डिसाइड करेंगे। और फिर जब प्रत्येक सर मैं राज्य को बताऊं क्या एक बार? विधानमंडल। हाँ, बता दीजिए आप, मेरे पास हिंदी में लिखा है। हेलो, देखो एक्ट के अंदर प्रोविजंस, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रोविजन कौन से हैं अकॉर्डिंग टू विकिपीडिया? पहली चीज तो डिवीजन ऑफ ब्रिटिश इंडिया होगा 2 डोमिनियंस में, इंडिया पाकिस्तान, विथ इफेक्ट फ्रॉम 15 अगस्त 1947। फिर पार्टीशन होगा प्रोविंसेस ऑफ बंगाल एंड पंजाब। फिर जनरल का ऑफिस एस्टेब्लिश कर दिया इस एक्ट के थ्रू, ईच इन 2 न्यू कंट्रीज।
ये जो गवर्नर जनरल थे दे वर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द क्राउन, ठीक है। फिर इट कॉन्फर्ड द कंप्लीट लेजिस्लेटिव अथॉरिटी अपॉन द रिस्पेक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबलीज ऑफ द टू न्यू कंट्रीज, तो कंप्लीट लेजिस्लेटिव अथॉरिटी दिया। टर्मिनेशन ऑफ ब्रिटिश सुजरैनिटी ओवर प्रिंसली स्टेट्स with effect from 15th August 1947. These states could decide to join either India or Pakistan. Okay. And abolition of the use of the title Emperor of India by the British monarch. ठीक है। डिवीजन ऑफ जॉइंट प्रॉपर्टी की बातें थी इसमें। हो गया यार, चलो कुछ और ऐड करना है किसी को लास्ट 1940 से लेकर 47 तक के पीरियड में? कल हम लोग क्या पढ़ेंगे? अरे अभी पहले इसका तो बताओ, फिर मैं सेशन एंड करता हूँ ना। हेलो, Yeah, I think कुछ ऐड everything is करना है done. किसी को? Okay, so thank you very much everyone for participation and your valuable inputs. And for those who are watching on YouTube, please, if you like the video, do like it, share it amongst your friends, and do subscribe to our channel. We have similarly completed polity as well as economy lectures, and we have detailed videos in a playlist of RRP. Just check them out, guys. Thank you very much everyone.